चैप्टर 13। सब कुछ बहुत अच्छे से चलता है। अब सिया और काकी की लगभग पैसों की कुछ परेशानियां हल हो चुकी थी। सिया भी यहाँ रहने की आदी बनने लगी थी और अपने पिता की घड़ी को पाने के लिए कोशिश में लगी थी कि किसी तरह उसे यह पता चल जाए कि वह घड़ी कहाँ है। कुछ दिनों बाद काकी बहुत खुश है और जल्दी जल्दी घर को सजाने और खाने बनाने की तैयारी कर रही थी। सिया उनकी खुशी को देखकर उनसे पूछती है कि आखिर वह इतना खुश क्यों हैं। इतने दिनों बाद उन्होंने पहली बार काकी को इतना खुश देखा है। काकी सिया को बताती है कि लड़के वाले लक्ष्मी को देखने आने वाले हैं। आज से पहले कितने बार भी उसे लड़के वाले देखने आए, उन्होंने उसे शादी से इनकार कर दिया। उसके चेहरे पर लगे दागों के कारण उन लोगों का कहना था कि वह काफी बदसूरत लगती है। और रही बात दहेज की, उसके बाद इन लोगों के पास तो पैसे भी नहीं रहे कि दहेज का सामान की व्यवस्था करके वह लक्ष्मी की शादी कर सके। लेकिन सिया, तुम हमारे लिए माता लक्ष्मी का रूप बनकर आई हो। तुम्हारे आने के बाद हमारे पैसों से जुड़ी समस्या दूर हो गई। जो चूल्हा हमेशा ठंडा पड़ा रहता था, आज उस चूल्हे में इतनी ताकत है कि वह कई लोगों का पेट भर सके। खुशकिस्मती से अब दहेज के पैसों की व्यवस्था भी हो जाएगी और अब हमारी लक्ष्मी की हम शादी कर सकते हैं। यह सुनकर सिया हिचकिचाते हुए पूछती है, काकी, लक्ष्मी अभी केवल 17 साल की है, अब इतनी कम उम्र में शादी क्यों करा रहे हैं? इससे तो अच्छा आप उसे कुछ पढ़ाई लिखाई, अपने पैरों पर काबिल बनाएं, ताकि उसे किसी की मदद की आवश्यकता ना पड़े, उसे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। काकी, तुम यहाँ कैसी बातें कर रही हो सिया? ऐसी बातें भी कोई करता है भला? लड़कियों का काम है घर संभालना, बच्चे पैदा करना और अपने पति सास ससुर की सेवा करना। आज के जमाने में पढ़ाई लिखाई कौन करता है? पढ़ाई लिखाई करना सिर्फ अमीर घरानों के पुरुषों का काम है। अरे गरीब लड़की की औरतों को पढ़ना तो दूर, मर्दों का भी पढ़ने की इजाज़त नहीं। कोई भी गुरुकुल किसी भी गरीब इंसान को पढ़ने की इजाज़त नहीं देता, तो लड़कियों के पढ़ने की तो दूर की बात रही, लक्ष्मी की बात तो दूर रही। हम लोग सोनू को चाह कर भी नहीं पढ़ा सकते। तुमने देखा नहीं, तुम जब बाजार में व्यापार करती हो तो अधिकतर पुरुष तुम्हें घिन नजरों से देखते हैं, क्योंकि मैंने आज तक किसी भी लड़की को व्यापार करते नहीं देखा और तुम पढ़ाई लिखाई की बातें कर रही हो। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम इस समय की हो ही नहीं। तुम्हारे विचार, तुम्हारी कला और तुम्हारा ज्ञान देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम किसी और ही सदी से हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी जैसी बातें करते किसी भी स्त्री या पुरुषों को नहीं देखा और न ही सुना। हमारे समय में अगर पुरुष काम धंधा नहीं करता, फिर भी स्त्री घर में बैठकर रोती रहती है और अपने पति के ऊपर आश्रित रहती है कि वह कुछ काम करके लेकर आए, मानो हम लोगों की कोई हैसियत ही नहीं अपने पुरुषों के आगे। हमारी जिंदगी तो ऐसी ही थी, पति की पैरों की धूल बनकर रहना। जिंदगी बस ऐसे ही कटती आई है और ऐसे ही कटती रहेगी। पहले माता पिता की सुनते थे, अब पति की और सास ससुर की सुनेंगे। हमारी जिंदगी तो हमारी है ही नहीं और इसका हम कुछ नहीं कर सकते। सिया बेटी, कहते हुए काके की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें देखा है कि तुम्हें कोई भी परेशानी होती है तो तुम किसी से भी आश्रित नहीं हो, बल्कि हर कार्य को खुद करती हो। सच बताओ सिया, तुम कौन हो और कहां से आई हो? तुम्हारे विचार आज के जमाने की औरतों और पुरुषों के हिसाब से अलग क्यों हैं? अच्छा ठीक है, अब मैं यहाँ से चलती हूँ, बहुत सारा काम है, वह लोग आते ही होंगे और लक्ष्मी को तैयार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये कहकर वह वहाँ से चली जाती है। काकी की बातें सुनकर सिया हैरत में पड़ जाती है। फिर वह अब तक की सभी बातों को याद करती है और उसे यह समझ में आता है कि बाजारों में भी उसके सिवा कोई भी लड़की काम नहीं करती। अगर कोई औरत बाजार में सामान लेने आती भी है तो अपने पुरुष के साथ। उसके सभी ग्राहक लगभग पुरुष ही थे। उसने जब पहली बार नूडल की दुकान खोली थी, फिर भी वह सबके लिए कौतूहल का विषय बनी थी। लोग उसके बारे में बातें करते थे, आपस में बुदबुदाते थे। एक बार राजकुमार विक्रम ने उससे कहा भी था कि मैंने तुम जैसी लड़की पहले कभी नहीं देखी जो अपने फैसले खुद लेती है। सिया अब यह समझ चुकी थी कि इस समय औरतों की दशा किसी खूंटे से बंधी गाय से भी ज्यादा नहीं। इस जमाने में शिक्षा भी सिर्फ पुरुषों को मिलती है और वह भी पुरुष जो अमीर और शक्तिशाली हैं। गरीब यहाँ दबाए और कुचले जाते हैं। चीकू ने भी उसे बताया था कि यह गुलामी प्रथा कानून है। जो भी अपने कर्ज को नहीं चुका पाता उसे गुलाम बना लिया जाता है। अमीरों के खाने के लिए सोने चांदी के बर्तन और गरीबों के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं। यह सोचते सोचते वे अपने घर से बाहर निकलती है और आसपास में ध्यान से देखती है। अब वह सभी चीजों को गौर से नोटिस करती है। कहीं बच्चे भूखे सो रहे हैं, कहीं पति शराब पीकर पत्नी को मार रहा है, कुछ लोग गुलामों को बंधक बनाकर घसीटते हुए ले जा रहे हैं।
बनिया अपने हिसाब से चीज़ों की गलत दाम बताकर लोगों का खून चूस रहा है। चीज़ों के दाम अपने हिसाब से जो मर्जी वह लगा रहा है। वह अनपढ़ लोग हिसाब करना तक नहीं जानते। माँ को बच्चों से दूर किया जा रहा है। औरतों पर अत्याचार, छोटे बच्चे भूख के मारे चोरी कर रहे हैं, सैनिक भी रिश्वत ले रहे हैं। यह नज़ारा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह आसपास की तरफ देखकर कहती है, आखिर आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों भेजा है? और तो और गरीबों की इतनी बुरी हालत। इस समय में आज़ादी और कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं। ज्ञान और पढ़ाई लिखाई जो इंसान के जीवन का आधार है, जो उन्हें सही मार्ग दिखाता है, उसे पाने का भी अधिकार नहीं। उसे पाने के लिए भी हाई स्टेज की जरूरत है। इंसानों को यहाँ जीना दुश्वार हुआ है। आखिर यह सब क्या है? मुझसे तो यह सब नहीं देखा जा रहा, तो यहाँ लोग कैसे रहते होंगे? और मैं भी अब तक यहाँ नहीं जानती कि मैं वापस अपने समय में कैसे जाऊँगी। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? कुछ तो इशारा कीजिए, कुछ तो रास्ता दिखाइए। सिया अपने मन में ही बड़बड़ाती है। तो आखिर क्या होगा सिया का अगला कदम? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। चैप्टर 14। सिया सोचते सोचते एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में यहाँ चीकू आता है और सिया की परेशानी को देखकर पूछता है, तुम आज फिर से परेशान हो? क्या बात है? अपने पास चीकू को बैठा देख सिया आश्चर्य से पूछती है, तुम यहाँ कब आए? तुम्हें अपनी दादी के बारे में कुछ पता चला? चीकू बताता है, नहीं, मैंने अपनी दादी के बारे में बहुत पता किया पर उनका कुछ पता नहीं चला। सिया कहती है, तुम परेशान मत होना, बहुत जल्द हम उनके बारे में पता लगा लेंगे और वो जहाँ होंगी ठीक होंगी। फिर चीकू पूछता है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बात है? सिया बताती है, आज लक्ष्मी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। वह लोग इतनी कम उम्र में लक्ष्मी की शादी कर रहे हैं। मैंने जब काकी से इस बारे में बात की तो काकी ने मुझे यहाँ की हालत के बारे में बताया। मुझे यह जानकर बहुत आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ की औरतों की क्या हालत है। साथ ही साथ यहाँ के गरीब लोग और गरीब क्यों होते जा रहे हैं। बच्चे भूख से क्यों बिलखते हैं? क्योंकि यहाँ शिक्षा की कमी है। किसी को भी अपने मानव अधिकारों की जानकारी नहीं। यहाँ की जो सरकार है वह शिक्षा के लिए कुछ करती क्यों नहीं? चीकू बताता है, क्योंकि यहाँ सरकार नहीं बल्कि राजा महाराजाओं का अधिकार है। गरीब लोग गरीब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनका शोषण हो रहा है। अगर शिक्षा का अधिकार सबको मिल जाए तो कोई भी किसी को दबा नहीं पाएगा। जो बड़े और अमीर लोगों ने अपने मतलब के लिए संभाल कर रखे हैं वह ऐसा नहीं कर पाएंगे। आखिर दबे कुचले लोग ही तो इन लोगों को साहूकार और लाला बनाते हैं। अगर वह लोग ही अपने हक मांगने लगे तो उन लोगों की तो दुकान बंद हो जाएगी। और रही बात शिक्षा और गुरुकुल की, तो आज तक किसी ने उनके लिए आवाज़ भी नहीं उठाई। और तुम भी ऐसा कुछ करने की कोशिश मत करना, वरना तुम मुसीबत में फंस जाओगी। हम लोगों को तो इस तरह ही रहने की आदत हो चुकी है। तुम बस अपने काम से काम रखो और अपने समय में वापस जाने की कोशिश करो। काश मैं भी तुम्हारे समय में जा पाता। अच्छा यह बताओ, तुम्हारे समय में ये सब लोग बड़े खुश रहते होंगे ना? सबको शिक्षा, खान पान और अपनी मर्जी से जीने का अधिकार होगा। तुम कितनी किस्मत वाली हो जो उस समय में पैदा हुई। सिया चीकू को बताती है कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारे समय में सब अपनी मर्जी से जी सकते हैं, लेकिन यह सब हमें यूं ही नहीं मिला। इस सब के लिए कई लोगों ने वर्षों तक मेहनत और लड़ाइयाँ लड़ी। हम लोग भी सैकड़ों सालों तक गुलाम थे। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। हमारे लिए भी हमारे पूर्वजों ने मेहनत की थी, तब जाकर हम लोगों को इतना अच्छा जीवन मिला। अगर वह लोग भी इस गुलामी का स्वीकार कर लेते तो हमारा जीवन इतना अच्छा ना होता। इसलिए मेरा मानना है कि तुम लोगों को भी अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। चीकू सिया को बताता है, तुम बातें तो ठीक कह रही हो, लेकिन हम लोगों में इतना सामर्थ्य नहीं। अब चलो, इन बातों को छोड़ो और घर चलो। काकी ने तुम्हें बुलाया है, लड़के वाले आते ही होंगे। सिया हाँ कहकर उनके साथ चल पड़ती है। घर आकर वह देखती है कि लड़के वाले आ चुके हैं, लेकिन उनके साथ लड़का नहीं है। उनके सिर्फ माता पिता और कुछ रिश्तेदार आए थे लक्ष्मी को देखने के लिए। सिया धीरे से चीकू से पूछती है, लड़का कहाँ है? चीकू बताता है, हमारे समय में लड़का लड़की को नहीं देखता, उसके घर वाले ही उसके लिए लड़की को पसंद करते हैं। यह जानकर सिया हक्की भक्की रह जाती है। तभी काकी सिया को कहती है, जाओ और लक्ष्मी को लेकर आओ। सिया हाँ में सिर हिलाती है और लक्ष्मी को लेकर आती है। वह लोग लक्ष्मी को ऊपर से नीचे तक देखते हैं, आपस में कुछ बातें करते हैं। उसके बाद सीधा दान दहेज की बातें करने लगते हैं। सिया को यह सब बहुत अजीब लगता है, लेकिन वह बीच में कुछ नहीं कहती। दहेज में एक बड़ी सी जमीन, सभी रिश्तेदारों के लिए पेड़े, गहने, मिठाइयाँ और कुछ सामानों की लंबी चौड़ी मांग के साथ शादी तय हो जाती है।
यह देखकर कि यह लोग दहेज में इतना कुछ मांग रहे हैं, सिया का मुंह खुला का खुला रह जाता है। कोई इतना लालची कैसे हो सकता है, वह मन ही मन सोचती है। लेकिन काकी और लक्ष्मी के मन को ठेस ना पहुँचे, वह अभी भी शांत रहती है। इधर राजकुमार विक्रम को अपने नौकर द्वारा जब यह पता चलता है कि सिया बाजार में रोते हुए जा रही थी, वह परेशान हो जाते हैं। वह सिया की दुकान पर जाकर देखते हैं तो सिया वहाँ नहीं होती। फिर वह सोनू की दुकान पर जाकर सोनू से पता करते हैं कि सिया कहाँ है। सोनू उसे बताता है कि आज दीदी को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। दीदी का नाम सुनकर राजकुमार विक्रम को यह लगता है कि सिया को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। उनके पैरों तले जैसे मानो जमीन ही खिसक जाती है। वह अपनी पालकी पर बैठे बिना सिया के घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। उनका नौकर उन्हें आवाज़ लगाता रहता है कि वह अपनी पालकी पर बैठकर जाए, लेकिन राजकुमार विक्रम एक नहीं सुनते और दौड़ते चले जाते हैं। वह इतनी बेचैनी से दौड़ते हैं कि सीधा सिया के घर पर आकर ही दम लेते हैं। वह देखते हैं, मुबारक हो, रिश्ता पक्का हो गया। वहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे। वह जोर से चिल्लाते हैं, नहीं, यह शादी नहीं हो सकती। तभी उनकी नज़र लक्ष्मी पर पड़ती है, जो सजी धजी लड़कों वालों के बीच बैठी थी। तभी काकी कहती है, क्या हुआ राजकुमार, भला लक्ष्मी की शादी क्यों नहीं हो सकती? कुछ परेशानी हो गई है क्या? सबको अपनी तरफ घूरता देख और अपनी भूल का एहसास करके कि यहाँ लक्ष्मी की शादी की बात हो रही है, सिया की नहीं, राजकुमार विक्रम अपनी बातों को संभालते हुए कहते हैं कि मेरे बिना ही आप लोग लक्ष्मी की शादी के लिए लड़के वालों को कैसे बुला सकते हैं? अब तो मैं भी आप लोगों का जानने वाला हूँ, मुझे तो एक बार बताते। काकी मुस्कुरा कर कहती हैं, राजकुमार, यह तो बस एक छोटा सा कार्य था, इसलिए हमने आपको परेशान करना जरूरी नहीं समझा। पर आप चिंता ना करें, शादी में आप ही हमारे मुख्य अतिथि होंगे और वैसे भी आपके आने से हमारी खुशियाँ दुगनी हो जाएंगी। यह हमारे लिए सम्मान की बात है कि आप हमारे घर को अपना समझते हैं। तभी सिया राजकुमार विक्रम के पास आती है और उनसे पूछती है, आप यहाँ बिना सैनिकों के कैसे आ गए? आपकी सुरक्षा का क्या होगा? आपकी जान पर खतरा आ सकता है। राजकुमार विक्रम मन ही मन कहते हैं, जान पर खतरा तो तब आया था जब मुझे यह पता चला कि तुम्हें देखने लड़के वाले आए हैं। मेरे प्राण तो उसी समय निकल जाते अगर यह बात सच होती, पर अब मैं सुरक्षित हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा एहसास मुझे पहली बार हुआ है। सिया उनको मन ही मन कुछ सोचता देख उनसे पूछती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जवाब दीजिए मेरी बातों का। राजकुमार विक्रम अपने ख्यालों से बाहर आते हैं और उससे बोलते हैं, दरअसल मेरी पालकी खराब हो गई थी और मैं यहाँ समय पर आना चाहता था ताकि मैं भी लक्ष्मी के होने वाले ससुराल वालों से मिल सकूं। अच्छा, ऐसी बात है, कहकर सिया उन्हें मिठाई पकड़ा कर वहाँ से चली जाती है। राजकुमार विक्रम पीछे से मुस्कुराते हुए मिठाई खाने लगते हैं और सोचते हैं, मुझे हो क्या गया था? इसके साथ ही क्या हुआ है राजकुमार विक्रम को? क्या दिल में हुई है नई चाहतों की शुरुआत? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। चैप्टर 15। दूसरी तरफ राजकुमार रणविजय के सैनिक एक लड़की की तलाश में थे। वह हाथों से बनाया पोस्टर लेकर पूरे शहर में घूम रहे थे। सिया नूडल्स की अपनी दुकान पर होती है। तभी चीकू उसके पास दौड़ते हुए आता है। चीकू उसे बताता है कि राजकुमार रणविजय के सैनिक एक लड़की का पोस्टर लेकर पूरे शहर में घूम रहे हैं और उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि उस लड़की का चेहरा लगभग सिया से मिलता है और चीकू को शक है कि वह सिया को ही ढूंढ रहे हैं। तभी कुछ सैनिक सिया की दुकान पर ही आ जाते हैं। सिया उन्हें देखकर छुप जाती है। सैनिक चीकू से पूछते हैं, क्या उन्होंने एक लड़की को देखा है? चीकू उस पोस्टर को देखता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि उस पोस्टर में सच में सिया की ही फोटो थी, लेकिन उसने वेस्टर्न ड्रेस पहन रखी थी जो कि 21वीं सदी में पहनी जाती है। चीकू अनजान बनते हुए पूछता है कि यह लड़की को क्यों ढूंढा जा रहा है। वह लोग बताते हैं कि इस लड़की ने कुछ खास दस्तावेज चुराए हैं, इसलिए उसे ढूंढा जा रहा है और उसे पकड़कर जेल में डालने का फैसला लिया गया है। तभी उन लोगों की नज़र छुपती हुई सिया पर पड़ती है। वह लोग सिया को पीछे मुड़ने के लिए कहते हैं। सिया किसी तरह से उन्हें धोखा देती है। वह लोग भी सिया को पहचान नहीं पाते, क्योंकि सिया ने जो कपड़े पहन रखे थे, जिस कारण उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। उनके जाने के बाद सिया चीकू से कहती है, अब उसका इस दुकान के आसपास रहना ठीक नहीं। बहुत जल्द उन लोगों को शक हो जाएगा और वह पकड़ी जा सकती है। लेकिन वह लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, उसे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसने तो कोई भी दस्तावेज नहीं चुराए।
हाँ, एक दिन पालकी में उसने कुछ मिठाइयाँ और फल जरूर चुराए थे, लेकिन इतना बड़ा जुर्म नहीं था जो जेल में डाल दिया जाए। और इतने सारे सैनिक उसे ढूंढ रहे हैं, जरूर इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, लेकिन मुझे उससे क्या लेना देना। अच्छा ठीक है, अब घर चलते हैं। आज लक्ष्मी की शादी है और हमें काफ़ी देर हो चुकी है। आज किसी तरह से हम सैनिकों से बच गए, आगे हमें क्या करना है हम बाद में सोचेंगे। तब तक घर चलो, काफ़ी देर हो चुकी है। यह कहकर वह लोग घर की तरफ निकल जाते हैं। घर वापस आकर वह लोग देखते हैं सब कुछ उजाड़ पड़ा है। काकी एक कोने में बैठकर रो रही है। लक्ष्मी अपने कमरे में बंद है। सारे मेहमान जा चुके हैं। इतना सब कुछ देखकर सिया मन ही मन घबरा जाती है। उसे लगता है कहीं सैनिकों को पता तो नहीं चला कि सिया यहाँ रह रही थी और यह सब उन्होंने किया। वह सोनू से इस बारे में पूछती है कि सब कुछ इतना शांत क्यों है, मेहमान कहाँ हैं, शादी हुई या नहीं, काकी रो क्यों रही हैं। सोनू सिया को बताता है शादी में फेरे डलने से पहले लड़के ने जैसे ही लक्ष्मी को देखा उसने शादी को यह कहकर इनकार कर दिया कि वह इतनी बदसूरत लड़की से शादी नहीं कर सकता। उसके माँ बाप ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लड़का नहीं माना और कहा कि दहेज के लिए वह किसी बदसूरत लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। इसके बाद वह लड़का वहाँ से चला गया और यह शादी टूट गई। काकी इसलिए रो रही है। यह जानकर सिया को लक्ष्मी की चिंता होने लगती है। वह लक्ष्मी के कमरे में जाती है उसे सांत्वना देने के लिए, लेकिन लक्ष्मी अपना दरवाजा नहीं खोलती। तभी काकी जोर जोर से रोने लगती है। सिया काकी को चुप कराने के लिए उसके पास चली जाती है। काकी रो रो कर यह कहती है कि लक्ष्मी का नसीब ही खराब है। अगर उसका चेहरा इतना बदसूरत ना होता तो उसकी शादी के लिए इतनी परेशानी ना होती और वह जिंदगी भर कुंवारी घर पर बैठकर कैसे रहेगी। लोगों के ताने उसे जीने नहीं देंगे। सिया उन्हें किसी तरह चुप कराकर कहती है कि वह ऐसी बातें ना करे, बल्कि लक्ष्मी को सांत्वना दे। ऐसे समय में उन्हें लक्ष्मी की हिम्मत बनाने की जरूरत है, ना कि ऐसी बातों को सोचकर रोने की। तभी कुछ देर में सोनू दौड़ते हुए आता है और उन लोगों को बताता है कि लक्ष्मी अपने कमरे में नहीं है। यह जानकर काकी, काकू, सोनू और सिया सभी लक्ष्मी के पीछे दौड़ जाते हैं और लक्ष्मी को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी लक्ष्मी नहीं मिलती। सब लोग परेशान होने लगते हैं कि कहीं लक्ष्मी कोई गलत कदम ना उठा ले। काकी का रोना जैसे बंद ही नहीं हो रहा था। सिया उन्हें किसी तरह हिम्मत बनाकर कहती है कि वह चिंता ना करे, लक्ष्मी ठीक होगी। वह बहुत हिम्मत वाली लड़की है, वह कोई भी गलत काम नहीं करेगी। लेकिन सच तो यह था कि सिया भी मन ही मन डर रही थी, क्योंकि यह तो उसको भी पता था कि इस समय लक्ष्मी के मन पर क्या गुजर रही होगी। वह पहले से ही अपने चेहरे को लेकर काफ़ी परेशान रहती थी। उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं रहा था। वह जानती थी कि लक्ष्मी काफ़ी डिप्रेशन में थी और वह इस समय कुछ भी गलत कदम उठा सकती है। वह लोग ढूंढते ढूंढते सभी लोग एक जंगल वाले रास्ते पर आ जाते हैं। वहाँ एक बूढ़ी औरत के पूछने पर उसे पता चलता है कि लक्ष्मी अभी इसी तरफ आई है। सोनू सिया को बताता है, दीदी आगे एक पहाड़ी है, कहीं लक्ष्मी दीदी उस तरफ तो नहीं है। यह सुनकर काकी धड़ाम से गिरकर बेहोश हो जाती हैं। चीकू और काका उन्हें संभालने लगते हैं। सोनू सिया को लेकर पहाड़ी की तरफ दौड़ जाते हैं। लगभग 20 मिनट दौड़ने के बाद वह लोग देखते हैं लक्ष्मी एक पहाड़ी से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश कर रही है। तभी सिया जोर की आवाज के साथ उसे रोक लेती है। नहीं नहीं लक्ष्मी, तुम ऐसा मत करो। तुम अपनी जिंदगी से इतनी निराश नहीं हो सकती कि तुम ऐसा कोई भी गलत कदम उठा लो। सिया की आवाज़ सुनकर लक्ष्मी सिया से कहती है, नहीं दीदी नहीं, मुझे मर जाने दीजिए। मैं जीने के लायक नहीं हूँ। मेरे कारण मेरे माता पिता का सर शर्म से झुक गया। मेरी शादी की चिंता उन्हें हमेशा खाई जाती है और आज तो उनके पूरे गांव के सामने शर्म से आंखें झुक गई। अब मैं जीकर क्या करूँगी। मैं इतनी बदसूरत हूँ कि हमेशा अपने माता पिता की चिंता का कारण बनी रहती हूँ। मेरी जैसी लड़की को मर जाना ही अच्छा होगा। मेरे मर जाने के बाद तो वह लोग शांति से जी पाएंगे, वरना यह समाज उन्हें ताने मार मार कर जीने नहीं देगा। आप मुझे मत रोकिए, मर जाने दीजिए मुझे। इतना कहकर लक्ष्मी पहाड़ से कूद जाती है। सोनू भी यह देखकर रोते हुए नीचे गिर जाता है। क्या अपनी बदसूरती के आगे हार जाएगी लक्ष्मी या सिया देगी उसे नई जिंदगी? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। चैप्टर 16। लक्ष्मी को पहाड़ से कूदता देख सोनू धड़ाम से रोते हुए नीचे गिर जाता है। सिया दौड़ते हुए लक्ष्मी का हाथ पकड़ लेती है और उसे पहाड़ से गिरने नहीं देती। लक्ष्मी पहाड़ से लटक रही होती है और सिया से कहती है, दीदी मेरा हाथ छोड़ दो, मैं अब जीना नहीं चाहती, मुझे मर जाने दो। सिया उसे मना करती है और कहती है, नहीं लक्ष्मी नहीं, तुम नहीं मर सकती, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तुम किसी के लिए अपनी जान क्यों दे रही हो? किसी ने तुम्हें ठुकरा दिया इसलिए?
तुम अपनी जान नहीं दोगी और वह लोग जो तुम्हारे लिए जीते हैं, तुम्हारी खुशियों के लिए जीते हैं, तुम उनके लिए नहीं जी सकती? तुम अपने आप को मार देना चाहती हो, पर एक बार भी नहीं सोचा कि जो लोग तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई, उनका तुम्हारे जाने के बाद क्या होगा? वह लोग जिंदगी भर तुम्हें याद करके रोते रहेंगे, तड़पते रहेंगे। एक बार उनके बारे में तो सोचो। लक्ष्मी कहती है, उन्हीं के लिए तो दीदी मैं अपनी जान दे रही हूँ, ताकि उन लोगों को ताने सुन सुनकर जीना न पड़े, और मुझ जैसी बदसूरत लड़की उन लोगों पर बोझ ही है। सच तो यह है, मुझसे भी लोगों के ताने नहीं सहे जाते। अब मैं भी अपने जीवन से हार चुकी हूँ। आप मुझे बचाने की कोशिश मत कीजिए दीदी, मुझे जाने दीजिए। सिया लक्ष्मी से कहती है, नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। तुम जिंदगी से कैसे हार सकती हो? मैं तो तुम्हें बहुत ही बहादुर और मजबूत इरादों वाली लड़की समझती थी, लेकिन तुम इस तरह से ऐसा कैसे कह सकती हो? रही बात सुंदरता की, तो सुंदरता तो दिल में होती है। किसी के चेहरे से सुंदरता होना जरूरी नहीं। जिसकी सीरत अच्छी है वही सुंदर है। तुम खुद को बदसूरत मत समझो, तुम सचमुच बहुत सुंदर हो, क्योंकि तुम दिल से बहुत सुंदर हो। तुम अपने अंदर की खूबसूरती को पहचानो लक्ष्मी, इस तरह से हार मत मानो। लक्ष्मी कहती है, यह सब कहने की बातें हैं दीदी, हकीकत तो यह है कि जो चेहरे से सुंदर नहीं, उसे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। सिया लक्ष्मी से कहती है, तुम्हें अपने चेहरे से परेशानी है ना, तो मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें इतना खूबसूरत बनाऊंगी कि तुम भी खुद को पहचान नहीं पाओगी। लक्ष्मी कहती है, मेरा चेहरा इतना बदसूरत है दीदी कि कोई भी चाहकर मुझे खूबसूरत नहीं बना पाएगा। सिर्फ भगवान का चमत्कार ही मुझे सुंदर बना सकता है, और वह होने वाला नहीं। सिया उसे जवाब देती है, तुम बस एक बार मुझ पर भरोसा रख कर देखो, मैं तुम्हारे भरोसे को टूटने नहीं दूंगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? तुम लोग मुझे माता लक्ष्मी का अवतार कहते हो ना, तो मुझ पर विश्वास करो। इस बार मुझ पर भरोसा करके ऊपर आ जाओ। जान देने की कोशिश मत करो। जान देना किसी भी समस्या का समाधान नहीं। तुम्हें खूबसूरती चाहिए ना, तो मैं तुम्हें खूबसूरत बनाऊंगी, बस ऊपर आ जाओ। लक्ष्मी कहती है, ठीक है दीदी, अगर आप कह रही हैं तो मैं आती हूँ। इतना कहकर लक्ष्मी भी ऊपर आने की कोशिश करने लगती है। सिया सोनू को आवाज देती है कि मेरी मदद करो लक्ष्मी को ऊपर लाने में। सोनू यह जानकर कि लक्ष्मी अभी तक गिरी नहीं है, वह बहुत खुश होता है और जल्दी से दौड़कर सिया की मदद करने लगता है। दोनों बड़ी मुश्किल से लक्ष्मी को वापस ऊपर की तरफ खींच पाते हैं। तभी काकी भी वहां रोते हुए बुरी हालत में आ जाती है। यह जानकर कि लक्ष्मी अपनी जान देने की कोशिश की, वह बहुत रोती है और लक्ष्मी पर गुस्सा होने लगती हैं और कहती हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने यह नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद हमारा क्या होगा? कम से कम हमारे बारे में सोचा होता। मैं भी पागल हूँ, बिना यह जाने कि मेरी बेटी के ऊपर क्या बीत रही है मैं खुद रोने में लगी हुई थी। मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। तुम्हारी शादी नहीं होती तो कोई बात नहीं, मैं जिंदगी भर तुम्हें अपने घर रखूंगी, लेकिन तुम दोबारा जान देने की कोशिश मत करना। वह सब लोग घर वापस आ जाते हैं। घर आकर लक्ष्मी एक बार दोबारा सिया से पूछती है, क्या वह सच में मुझे खूबसूरत बना देगी? सिया भी खुश होते हुए हाँ में सर हिला देती है और कहती है, मैं तुम्हें खूबसूरत बना दूंगी, तुम चिंता मत करो, मुझ पर विश्वास और भरोसा रखो। यह सुनकर लक्ष्मी हाँ में जवाब देती है और कहती, दी आपके भरोसे पर ही मैंने अपनी जिंदगी को एक और मौका दिया है। इतना कहकर वो घर के अंदर चली जाती है। काकी पीछे से आती है और सिया को लक्ष्मी की जान बचाने के लिए धन्यवाद कहती है। वह उससे यह कहती है कि वह उनके लिए देवी का रूप है, क्योंकि वह पहले भी सोनू की जान बचा चुकी है और इस बार वह लक्ष्मी की जान बचाने आई है। अगर वह ना होती तो आज लक्ष्मी इस दुनिया में ना होती। यह कहकर काकी रोने लगती है। सिया उन्हें चुप कराते हुए सांत्वना देती है और घर के अंदर भेज देती है। एक दिन सिया एक पर्चा लेकर लक्ष्मी के पास आती है। इस पर्चे को देखकर लक्ष्मी हैरानी से पूछती है, यह क्या है दीदी? सिया उसे बताती है, यह एक खूबसूरती की प्रतियोगिता है। जो भी लड़की इस प्रतियोगिता में जाएगी उसे 10,000 सिक्के का इनाम मिलेगा। अच्छा, यह तो बहुत अच्छी चीज है दीदी, आप इस प्रतियोगिता में भाग जरूर लोगे। मुझे पूरा विश्वास है आप जरूर जीतोगे, क्योंकि आप तो किसी खूबसूरत राजकुमारी की तरह लगती हो। अगर आप इस प्रतियोगिता में भाग लेंगी तो बाकी की लड़कियों की तो छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि मैंने आज तक आप जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। सिया मुस्कुराती है और लक्ष्मी को बताती है, यह प्रतियोगिता में मैंने अपना नाम नहीं बल्कि तुम्हारा नाम लिखवाया है। यह जानकर लक्ष्मी हक्की बक्की रह जाती है और सिया से कहती है, यह आप क्या कह रही हैं दीदी? क्या आप भी मेरी बदसूरती का मजाक उड़ाना चाहती हैं? आज तक बाकी लोग मेरी बदसूरती का मजाक उड़ाते थे, पर मैंने आज तक नहीं सोचा था कि आप भी मेरा मजाक उड़ाएंगी।
सिया लक्ष्मी को बताती है, तुम मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी पूछती है, यह मजाक नहीं है तो क्या है दीदी? भला मुझ जैसी बदसूरत लड़की एक खूबसूरती की प्रतियोगिता में कैसे जा सकती है? यह प्रतियोगिता तो एक से बढ़कर एक रूप महान और बुद्धिमान लड़कियों की है। और जहाँ तक बात रही मेरी, तो मुझसे खूबसूरती का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। मैं इस प्रतियोगिता में जाने की सोच भी नहीं सकती हूँ, जबकि मुझे पता है कि इस प्रतियोगिता में जाने के बाद मैं हार ही जाऊंगी और लोगों का मजाक का पात्र बन जाऊंगी। हाँ, अगर आप इस प्रतियोगिता को जीतना चाहते हैं तो इसमें अपना नाम दे दीजिए, क्योंकि आपके सामने कोई भी लड़की या राजकुमारी टिक नहीं सकती। सिया लक्ष्मी को कहती है, तू ऐसा क्यों सोचती है पगली? मैंने तुझे इतनी बार कहा है तू बदसूरत नहीं है। अब चल, तू कितनी खूबसूरत है, मैं तुझे दिखाती हूँ। यह कहकर सिया लक्ष्मी को अपने साथ ले जाती है। चैप्टर 17। सिया लक्ष्मी को अपने साथ लेकर आती है और अपने बैग से अपना मेकअप किट निकालती है। लक्ष्मी मेकअप किट को देखकर चौंक जाती है। उसकी आंखें जैसे चौंधिया सी जाती हैं। वह मेकअप किट को हैरानी से देखते हुए पूछती है, यह क्या है दीदी? इतनी सारी रंग बिरंगी चमकती चीजें, इस तरह की चमत्कारी चीजें तो मैंने आज तक नहीं देखी। यह है क्या? सिया मुस्कुराते हुए बताती है, यह वह जादुई बक्सा है जो तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती से परिचय कराएगा, तुम्हारे मन से हीन भावना को खत्म करेगा। कई घंटों की मेहनत के बाद सिया लक्ष्मी को तैयार कर देती है। लक्ष्मी मेकअप के बाद बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती है, जिससे उसे पहचानना ही मुश्किल हो जाता है। लक्ष्मी का यह रूप जब उसकी माँ देखती है तो वह तो उसे हक्की बक्की ही रह जाती है। वह तो अपनी बेटी को पहचान ही नहीं पाती और सिया से पूछती है, आखिर उसने ऐसा कैसे किया? उसने उनकी बेटी को इतना खूबसूरत कैसे बना दिया? उनकी बेटी कितनी खूबसूरत है, उन्हें तो पता ही नहीं था। सिया उनसे कहती है, इस बारे में वह उन्हें बाद में बताएंगी, अभी उन्हें कहीं जाना है। इसके साथ सिया लक्ष्मी को उस सुंदरता प्रतियोगिता की तरफ ले जाती है। यह सिया की मुलाकात एक बहुत ही घमंडी और गुस्सैल राजकुमारी से होती है। इस राजकुमारी का नाम प्रतीक्षा है। राजकुमारी प्रतीक्षा चंदनगढ़ की राजकुमारी है और वह चंदनगढ़ की तरफ से इस प्रतियोगिता में भाग लेने आती है। इसी तरह इस प्रतियोगिता में कई राज्यों की राजकुमारी आती हैं अपने अपने राज्य की तरफ से प्रतियोगिता में भाग लेने। लक्ष्मी को जब इस बारे में पता चलता है तो वह डर जाती है और सिया से कहती है कि वह किसी राज्य की राजकुमारी नहीं है, तो वह इस प्रतियोगिता में भाग कैसे ले सकती है? इस प्रतियोगिता में बहुत बड़े बड़े घरों की राजकुमारियां आई हैं। भला इस प्रतियोगिता में उन जैसी गरीब लड़की की क्या जगह है? सिया लक्ष्मी को सांत्वना देते हुए बताती है, यह प्रतियोगिता खूबसूरती और बुद्धि के बल पर खेली जाती है, ना कि पैसों के बल पर। इस प्रतियोगिता के बारे में मैंने पता किया है। इसमें हर लड़की भाग ले सकती है जो कि खूबसूरत और बुद्धिमान हो, जो कि तुम हो। सिया लक्ष्मी को समझाते हुए कहती है कि खूबसूरती दिल से होती है, चेहरे से नहीं। तुम इस प्रतियोगिता में भाग लो, मुझे पूरा विश्वास है तुम जरूर जीतोगी, और अगर नहीं भी जीती तो कोई बात नहीं। तुम कम से कम तुम्हें इस बात की संतुष्टि तो होगी कि तुमने अपनी तरफ से मेहनत की। मेरी एक बात याद रखना लक्ष्मी, इंसान तब तक हारता नहीं जब वह हार जाता है, इंसान तब हारता है जब वह हार मान जाता है। सिया की बातें लक्ष्मी के मन में आत्मविश्वास भर देती हैं। अब वह खुशी खुशी प्रतियोगिता में अपने नाम लिखवाने के लिए आगे बढ़ जाती है। अपना परिचय पूछने पर लक्ष्मी हिचकी खाते हुए उन्हें जवाब नहीं दे पाती, लेकिन उसकी नज़र सिया पर पड़ती है तो वह बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपना परिचय देती है। यह जानकर कि लक्ष्मी किसी राज्य की राजकुमारी नहीं है, बल्कि राजगढ़ की एक साधारण सी नागरिक है। कई सारे लोग लक्ष्मी को चिढ़ाने लगते हैं और उसे प्रतियोगिता से बाहर चले जाने के लिए कहते हैं। तभी सिया लोगों से कहती है, प्रतियोगिता के नियम कानून में कहीं भी नहीं लिखा था कि इस प्रतियोगिता में आम नागरिक भाग नहीं ले सकते। किसी भी प्रतियोगिता का किसी राजघराने से संबंध होना आवश्यक है, तो लक्ष्मी इस प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं ले सकती? इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि के रूप में राजकुमार रणविजय होते हैं। सिया को इस बारे में पता नहीं होता, लेकिन जब वह राजकुमार रणविजय को देखती है तो वह तुरंत ही अपना चेहरा अपने दुपट्टे से ढक लेती है।
राजकुमार रणविजय को सिया की बातें सही लगती हैं, लेकिन वह इतने अहम फैसले को अकेले नहीं ले सकते थे, क्योंकि यह बात प्रतियोगिता के नियम कानून की थी। लेकिन कुछ देर की बहस के बाद यह फैसला होता है कि लक्ष्मी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकती है। यह जानकर लक्ष्मी बहुत खुश होती है। यह जानकर कि लक्ष्मी एक गरीब से घर की लड़की है, राजकुमारी प्रतीक्षा को बहुत गुस्सा आता है। वह इस बात पर शोर मचाने लगती है कि कोई भी आम सी लड़की राजकुमारी के साथ प्रतियोगिता कैसे कर सकती है। तभी सिया बीच में जवाब देती है कि वह इस बात को साबित कर चुकी है कि इस प्रतियोगिता के नियम में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि इसमें कोई भी आम नागरिक शामिल नहीं हो सकता। लेकिन राजकुमारी, आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप नहीं चाहती कि कोई भी आम नागरिक आपके बराबर खड़ा हो। या कहीं यह बात तो नहीं कि आप लक्ष्मी से डर गई हैं कि कहीं वह इस प्रतियोगिता को ना जीत ले और आपकी नाक ना कट जाए। यह सुनकर राजकुमारी प्रतीक्षा गुस्से में आग बबूला हो जाती है और वह गुस्से में सिया से कहती है कि वह किसी से नहीं डरती और कोई आम सी लड़की तो क्या कोई भी राजकुमारी प्रतीक्षा की खूबसूरती को टक्कर नहीं दे सकती, क्योंकि राजकुमारी प्रतीक्षा की खूबसूरती की चर्चा आसपास के कई राज्यों तक होती है और वह इस प्रतियोगिता को पहले भी 4 बार जीत चुकी थी। इतना सुनकर सिया राजकुमारी प्रतीक्षा से पूछती है, अगर ऐसी बात है राजकुमारी, तो आप लक्ष्मी जैसी साधारण सी लड़की की प्रतियोगिता लड़ने में अपना हस्तक्षेप क्यों कर रही हो? आपको तो इस बात का पूर्ण विश्वास है कि आप इस प्रतियोगिता को जीत जाएंगे, तो आप डर क्यों रही हैं? यह सुनकर राजकुमारी प्रतीक्षा सिया को चेतावनी देती है, यदि लक्ष्मी इस प्रतियोगिता को जीत गई तो राजकुमारी प्रतीक्षा अपने राज्य तक पैदल यात्रा करेंगी, और यदि लक्ष्मी इस प्रतियोगिता को हार जाती है तो सिया को भरी सभा में राजकुमारी प्रतीक्षा के जूते अपने सर पर रखने होंगे। यह सुनकर लक्ष्मी सिया को मना कर देती है और वह प्रतियोगिता से नाम वापस लेने के लिए तैयार हो जाती है। यह सुनकर कि लक्ष्मी प्रतियोगिता से अपना नाम वापस लेना चाहती है, राजकुमारी प्रतीक्षा जोर जोर से हंसने लगती है और सिया से कहती है, क्या हुआ, तुम लोग मेरी शर्त से डर गए हो क्या? क्या तुम लोगों ने अपनी हार इतनी आसानी से स्वीकार कर ली? अगर ऐसी बात थी तो तुम लोग प्रतियोगिता में आए ही क्यों? अपना अपमान कराने के लिए? जाओ, चले जाओ इस प्रतियोगिता से। यह प्रतियोगिता तुम जैसे छोटे लोगों के लिए नहीं है। और हाँ, सर झुका कर जाना, ताकि उन सभी भिखारियों को पता चल जाए जो इस प्रतियोगिता में भाग लेने का सपना देखते हैं। उन लोगों की औकात नहीं हम जैसे बड़े लोगों के बराबर बैठने की। तुम लोग कीड़े मकोड़े हो और जूतों के नीचे ही रहने के लायक हो। यह बात पास में खड़े राजकुमार रणविजय सुन रहे होते हैं। वह मन ही मन चाहते हैं कि राजकुमारी प्रतीक्षा को अनाप शनाप बकने से रोक सके, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकते। उनके चेहरे से पता चलता है कि वह किसी मजबूरी के कारण ऐसा नहीं कर सकते। सिया राजकुमारी प्रतीक्षा के अहंकार को देखकर चकित हो जाती है और उन्हें जवाब देती है कि उन्हें खुद पर इतना अहंकार करना सही नहीं। अहंकार तो रावण का भी नहीं टीका था, तो वह तो फिर भी एक साधारण सी राजकुमारी है। और जहाँ तक बात हुई शर्त की, तो सिया को शर्त मंजूर है। सिया के हाँ कह देने पर लक्ष्मी परेशान हो जाती है कि यदि वह इस प्रतियोगिता को नहीं जीतती तो सिया का बड़ा अपमान होगा, लेकिन सिया को मन ही मन लक्ष्मी पर पूरा भरोसा था। सिया के स्वाभिमान को देखकर आसपास के लोग हक्के बक्के रह गए थे, क्योंकि किसी भी साधारण लड़की का एक राजकुमारी को आंखें दिखाना शायद सही ना होगा। लेकिन कुछ लोग मन ही मन सिया का समर्थन भी कर रहे थे। राजकुमार रणविजय भी सिया के आत्मविश्वास को देखकर उसे देखते ही रह गए। क्या लक्ष्मी जीत जाएगी इस प्रतियोगिता को, या होगा सिया का भरी सभा में अपमान? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। चैप्टर 18। सिया के शर्त मान जाने पर राजकुमारी प्रतीक्षा मन ही मन मुस्कुराती है, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि लक्ष्मी इस प्रतियोगिता को नहीं जीत सकती। लक्ष्मी भी खुद पर संदेह करती है कि क्या वह सच में इस प्रतियोगिता को जीत पाएगी। उसे डर अपनी हार का नहीं बल्कि सिया के अपमान का था। सिया लक्ष्मी को समझाते हुए कहती है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम इस प्रतियोगिता को जरूर जीतोगी। तुम मेरे अपमान के डर से मत डरना। जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है। मैं तुम पर कोई संदेह नहीं करती, तो फिर तू क्यों डरती है पगली? देखना, जो होगा अच्छे के लिए होगा। इस घमंडी राजकुमारी का घमंड जरूर टूटेगा। लक्ष्मी मुस्कुराकर हाँ में जवाब देती है और कहती है, हाँ दीदी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी।
इसके बाद वह दोनों खुशी खुशी प्रतियोगिता की तैयारी में लग जाते हैं। वहाँ प्रतियोगिता का पहला चरण शुरू होता है, जिसमें सभी प्रतिद्वंदियों को अपने हिसाब से नाचना या गाना होगा। जिसका नाच गाना सबसे अच्छा होगा वह आगे दूसरे राउंड के लिए चला जाएगा। सभी प्रतियोगी नाचने लगते हैं। लक्ष्मी चिंता में होती है कि उसे तो नृत्य आता ही नहीं, वह करेगी कैसे, क्योंकि जहाँ जितनी भी प्रतियोगिता आई हैं वह सभी राजकुमारियां हैं। उन्हें नृत्य की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दी गई है और साथ ही साथ वह सभी पहले से भी अपनी प्रतियोगिता के लिए प्रैक्टिस करते रहते थे, जिस कारण उनका नाच और गाना सबसे अच्छा है। जबकि लक्ष्मी ने तो कोई तैयारी ही नहीं की थी। उसकी चिंता देखकर सिया उसे समझाती है कि तुम भी अच्छा कर सकती हो, तुम बस बिल्कुल वैसा करो जैसा मैं तुमसे कहती हूँ। इसके बाद सिया लक्ष्मी के कान में कुछ कहती है। नाच और गाने का प्रतियोगिता शुरू होने पर सभी प्रतियोगी बहुत अच्छी कला दिखाते हैं और नाच गाना करते हैं। लक्ष्मी की बारी आने पर लक्ष्मी अपना आदिवासियों का पारंपरिक नृत्य करती है, जो कि उनकी परंपरा है। इस नृत्य को देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। सिया अभी इस नृत्य को देखकर खुश होती है, क्योंकि सिया ने ही लक्ष्मी को इस नृत्य को करने का सुझाव दिया था। लक्ष्मी आगे की चरण के लिए चुन ली जाती है। वह लोग काफी खुश होते हैं। फिर सिया लक्ष्मी से कहती है, अब हमें दूसरे चरण की तैयारी करनी होगी। दूसरे चरण में सभी प्रतियोगियों को अपने हाथों की कला दिखानी होगी, जिस कला को वह लोग अच्छे से कर सके अपने मुताबिक। राजकुमारी प्रतीक्षा बहुत ही अच्छा सितार बजाती है। दूसरे कोई प्रतियोगी बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाते हैं, कोई चित्रकारी करते हैं, तो कोई बहुत ही अच्छा गाना सुनाता है। लक्ष्मी को इनमें से कुछ भी नहीं आता था, लेकिन उसने अपनी माँ से बहुत ही अच्छी फुलकारी बनाना सीखा था। लक्ष्मी एक बहुत ही अच्छी फुलकारी बनाती है, जिसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि लक्ष्मी ने इस फुलकारी में सिया की तस्वीर बना दी थी। यह तस्वीर यूँ तो देखने पर फूल पत्तियों का डिजाइन लग रही थी, लेकिन एक तरह से देखने पर उसमें सिया का चेहरा दिखता है। जब वहाँ के ऑर्गेनाइजर लोग इस तस्वीर और फूल का मतलब पूछते हैं कि लक्ष्मी ने सिया की तस्वीर ही क्यों बनाई, अपने माता पिता, भाई बहन या भगवान की तस्वीर क्यों नहीं बनाई, क्योंकि लक्ष्मी के हाथों की कला तो इतनी अच्छी है कि वह जो कुछ भी बनाती वह अच्छा ही लगता। आमतौर पर लोग अपने माता पिता की तस्वीर ही बनाते हैं, तो उन्होंने सिया जैसी अपनी सहेली की तस्वीर क्यों बनाई। लक्ष्मी बताती है, क्योंकि यह किसी आम लड़की की तस्वीर नहीं, यह वह लड़की है जिसने मुझे जीने का मकसद दिया, मेरी जिंदगी को सही रास्ता दिया। यह लड़की मेरी दोस्त नहीं, मेरी गुरु भी है और मेरी मार्गदर्शक है। कहते हैं जब कोई इंसान गलत रास्ते पर पड़ता है तो उसका जिम्मेदार उसका दोस्त होता है, तो इस हिसाब से अगर मैं सही रास्ते पर हूँ तो इसकी जिम्मेदार भी सिया है। इसलिए मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त, अपनी बहन और सबसे अच्छी गुरु की तस्वीर बनाई है। यह सुनकर सभी लोग लक्ष्मी के लिए तालियां बजाने लगते हैं। सिया की भी आंखें भर जाती हैं। यह सब देखकर राजकुमारी प्रतीक्षा गुस्से में जल भूल जाती है। फिर वह अपने मन में सोचती है कि अगला चरण खूबसूरती का है और उसमें तो मैं जरूर ही जीतूंगी। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है। वह औरत काफी बूढ़ी और कमजोर लग रही थी। उन्हें बैठने के लिए कोई स्थान नहीं दे रहा था। राजकुमारी प्रतीक्षा भी उन बूढ़ी औरत का मजाक उड़ा देती है। यह देखकर लक्ष्मी और सिया को बुरा लगता है। वह दोनों उस औरत की मदद करते हैं और राजकुमारी प्रतीक्षा को उनसे माफी मांगने के लिए कहते हैं, जिसके कारण उन सभी में बहस हो जाती है। आखिरकार लक्ष्मी उन्हें अपनी सीट दे देती है ताकि वह बैठ सके। उनकी हालात देखकर सिया उन्हें पानी खाना देने के लिए कहती है। वह उनकी बहुत सेवा करती है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि तीसरे चरण के लिए सभी प्रतियोगी को आना होगा। सिया उन बूढ़ी औरत के पास रह जाती है और लक्ष्मी अपने अगले चरण के लिए चली जाती है। अगला चरण खूबसूरती का है। इसमें सभी लड़कियों को अपनी अपनी खूबसूरती दिखानी है। इस प्रतियोगिता में केवल 3 लड़कियां ही आगे बढ़ पाती हैं, जिसमें से एक लक्ष्मी भी थी। यह देखकर लक्ष्मी बहुत खुश होती है कि उसे भी खूबसूरती की प्रतियोगिता में शामिल कर लिया गया है। इस बार सभी लड़कियों से सवाल पूछा जाता है कि यदि वह इस प्रतियोगिता को हार जाए तो क्या होगा। राजकुमारी प्रतीक्षा जवाब देती है कि वह इस प्रतियोगिता को हार ही नहीं सकती। वह एक राजकुमारी है और इतनी खूबसूरत है कि उनकी टक्कर का पूरे राज्य में कोई नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं हार जाऊं। राजकुमारी की आवाज में घमंड साफ साफ दिख रहा था। लक्ष्मी से सवाल पूछा जाता है कि आप बताइए, अगर आप इस प्रतियोगिता में हार जाए तो क्या होगा। लक्ष्मी जवाब देती है, यदि मैं इस प्रतियोगिता में हार भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ तक आई। यहाँ मेरे लिए सम्मान की बात है। अगर मैं यहाँ से बिना जीते जा रही हूँ तो बहुत कुछ सीख कर ही जाऊंगी।
लोगों का सम्मान करना मेरी खुद से पहचान, आज मेरी खुद से पहचान हुई है। मैं इस प्रतियोगिता के जरिए मैंने खुद को पाया है। मैं अब तक अपने आप को बहुत ही कमज़ोर और साधारण समझती थी, लेकिन यह प्रतियोगिता ने मुझे यह एहसास दिलाया है कि मैं कमज़ोर और साधारण नहीं हूँ, बल्कि मैं भी कुछ हूँ और मेरा भी कुछ वजूद है। कल तक मैं जीना नहीं चाहती थी और आज मैं जीना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। किसी ने मुझसे कहा है कि हम जब तक नहीं हारते जब हम हार रहे होते हैं, लेकिन हम तब हार जाते हैं, बल्कि हम तब हारते हैं जब हम हार मान लेते हैं। इसलिए मैं हार कर भी नहीं हारूंगी, मैं फिर से कोशिश करूंगी और तब तक कोशिश करती रहूंगी जब तक मैं जीत ना जाऊं। कौन रहेगा विजय प्रतियोगिता में, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। चैप्टर 19। अगर आज मैं यहाँ हार भी जाती हूँ तो कुछ ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि मुझे इस मंच के जरिए से जो आत्मविश्वास हासिल हुआ है वह मेरे लिए अमूल्य है। मुझे किसी खास ने कहा है, हम तब तक नहीं हारते जब हम हार जाते हैं, हम तब हारते हैं जब हम हार मान लेते हैं। और मैंने फैसला किया है कि मुझे अब कभी हार नहीं माननी है। अगर मैं इस प्रतियोगिता में आज नहीं जीत पाई तो मैं फिर से प्रयास करूंगी और कुछ अच्छा, नया और अलग करने की कोशिश करूंगी। लक्ष्मी के जवाब से सभी निर्णायक यानी कि जज बड़े खुश होते हैं। अनाउंसमेंट होने लगता है और इस प्रतियोगिता में सभी की निगाहें जजों के फैसलों पर होती हैं। सभी के दिलों में धक-धक की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। परीक्षा का निर्णय जैसे ही आने वाला था तभी राजकुमारी प्रतीक्षा एक चाल चलती है। राजकुमारी प्रतीक्षा की नौकरानी एक पानी से भरा बर्तन लेकर लक्ष्मी के चेहरे पर डाल देती है, जिससे लक्ष्मी का मेकअप उतर जाता है और उसका असली चेहरा दिखने लगता है। लक्ष्मी के बिना मेकअप के चेहरे को देख सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वह पहले की तरह साधारण सी हो गई थी। फिर कुछ लोग लक्ष्मी से पूछते हैं, तुम लड़की, इतना बड़ा धोखा हम लोगों को देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक बदसूरत लड़की हो और यह एक सुंदरता की प्रतियोगिता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस प्रतियोगिता में भाग लेने की? क्या तुम हम लोगों को यहाँ बेवकूफ़ समझती हो, जो यूं ही हमें धोखा देने आ गई? इस बात की सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। वैसे भी कई नियम और कानून के ताक पर रखकर तुम्हें इस प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिया गया और तुमने यह सब किया। लोगों की सवालिया नजरों और उसके सवालों से लक्ष्मी एकदम भौचक्की थी। वह तो जैसे कुछ कह ही नहीं पाई। यह सब देखकर राजकुमारी प्रतीक्षा मन ही मन खुश हो रही थी और बीच में सभी लोगों को टोकते हुए कहती है, देखा देखा, मैंने कहा था ना, इन जैसे छोटे लोगों की औकात नहीं हम लोगों के सामने बैठने की भी। मुझे तो पहले ही पता था यह लड़की लायक ही नहीं है इस प्रतियोगिता में भाग लेने की। जब यह इस प्रतियोगिता में भाग लेने आई थी वह तो मेरी नौकरानी ने इसे देख लिया था मेकअप करके इस प्रतियोगिता में आते ही, वरना इसका झूठ तो पकड़ा ही नहीं जाता। एक धोखेबाज है ये। आप लोगों को इस लड़की को मौका देना ही नहीं चाहिए था। देखा, ऐसे मौका देने का अंजाम। यह प्रतियोगिता बड़ी और हाई क्लास लोगों के लिए है, इन जैसे गरीब और छोटे लोगों के लिए नहीं। और रणविजय, तुमने इस लड़की को मौका देने के लिए सभी नियम और कानून की ध्वजा उड़ा दी। देखा इसका अंजाम क्या हुआ। यहाँ यह लड़की हमारा मजाक उड़ाने आई है। इस प्रतियोगिता का मजाक उड़ाने से तो इसे तो सजा मिलनी चाहिए, ताकि सभी लोगों को यह सबक मिल सके कि अमीर और हाई क्लास लोगों को धोखा देने का अंजाम क्या होता है। सैनिकों, इसे उठाकर जेल में डाल दो। राजकुमारी प्रतीक्षा के कहने पर सैनिकों की एक टुकड़ी लक्ष्मी को पकड़ने लगती है। लक्ष्मी अपनी सफाई में कुछ नहीं कह पाती। तभी सिया बीच में कूद पड़ती है और राजकुमार रणविजय से कहती है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, छोड़ दीजिए, मैं बताऊंगी लक्ष्मी ने ऐसा क्यों किया। राजकुमार रणविजय रुपट्टे से ढकी चेहरे वाली लड़की को देखकर सोच में पड़ जाते हैं। फिर वह सिया से पूछते हैं, आखिर तुम हो कौन और बार बार इस लड़की का सपोर्ट क्यों कर रही हो? तुमने अपने चेहरे को क्यों ढक रखा है? क्या तुम कोई जासूस हो? वैसे भी हम तुम्हारी बात क्यों माने? मैंने इस लड़की से धोखे की उम्मीद नहीं की थी। यहाँ पर किसी को भी धोखा देना एक कानूनन जुर्म है, तो इसे सजा मिलनी ही चाहिए। सिया कहती है, लेकिन उसे सजा देने से पहले उसकी पूरी बात तो सुन लीजिए। कानून कहता है कि किसी भी मुजरिम को सजा देने से पहले उसको अपना पक्ष रखने का हक होना चाहिए। राजकुमार रणविजय को सिया की बातें सही लगती हैं। वह उसे मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजकुमारी प्रतीक्षा इस बात का खंडन करते हुए और कहती हैं कि वह गुनहगार है और उनका गुनाह साबित हो चुका है, तो इसके लिए उसे अपनी सफाई देने की क्या जरूरत है? उसे तो सजा मिलनी चाहिए।
इस बात पर राजकुमार रणविजय कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि कोई तो ऐसा कारण है जिसके कारण राजकुमार रणविजय राजकुमारी प्रतीक्षा की बातों को नजरअंदाज नहीं कर पाते। सिया राजकुमार रणविजय की तरह आशा भरी निगाहों से देखती है कि उनका जवाब क्या होगा। राजकुमार रणविजय इस बारे में फैसला लेने के लिए कुछ समय का वक्त मांगते हैं। कुछ समय बाद वह कुछ सोच कर आते हैं और सिया से कहते हैं, ठीक है, मैं लक्ष्मी को एक मौका देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि लक्ष्मी को खुद अपनी सफाई देनी होगी। इस बारे में तुम उसके लिए कुछ नहीं कह सकती। सिया भी इस बात के लिए राजी हो जाती है। फिर वह लोग पूछते हैं कि वह उन लोगों को धोखा क्यों देना चाहती थी और वह इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए क्यों आई थी, यह जानने के बावजूद कि इसमें सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत और टैलेंटेड लड़कियों की ज़रूरत है और ऐसा ना करने पर उसे सजा भी हो सकती थी। फिर उसने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया। लक्ष्मी अभी भी हैरान थी, इसलिए वह कोई जवाब नहीं दे पाई। वह सभी लोगों ने अपनी तरफ घूरता देख उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। वह भी सफाई में कुछ कह नहीं पाई। सिया को अब डर लगने लगा था कि कहीं लक्ष्मी को सजा ना हो जाए। सिया लक्ष्मी से कहती है, तुम चुप क्यों हो लक्ष्मी, जवाब दो लक्ष्मी, आज तुम अपनी रक्षा खुद कर पाओगी तो कैसे साबित करेगी लक्ष्मी अपनी बेगुनाही। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। चैप्टर 20। चुप क्यों हो लक्ष्मी, जवाब दो, आज तुम अपनी रक्षा खुद कर पाओगी। नियमों के मुताबिक मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम बताओ लोगों को इस प्रतियोगिता में आने का मकसद क्या चाहती हो तुम्हारे दिल में क्या है। आज नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होने की बारी तुम्हारी है और तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। जवाब दो लक्ष्मी, जवाब दो। लक्ष्मी कुछ देर शांत रहती है, फिर वह राजकुमार रणविजय को बताती है कि वह इस प्रतियोगिता में कभी भी नहीं आना चाहती थी। वह जानती है यह एक बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता है, जाने अनजाने में ही सही, पर उसने लोगों को धोखा दिया है और वह इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करना चाहती। वह अपने गुनाहों को स्वीकार करती है और इसके लिए उसे सजा मिलेगी। वह उस सजा को पाने के लिए भी तैयार है। लक्ष्मी की बातें सुनकर सिया के कान खड़े हो जाते हैं और वह हैरान होकर कहती है, तुम क्या कह रही हो लक्ष्मी, तुम पागल हो गई हो क्या। तुमने कोई गुनाह नहीं किया, तुम माफी क्यों मांग रही हो, अपनी गलती को स्वीकार क्यों कर रही हो। वैसे भी इस प्रतियोगिता में आने के लिए मैंने तुम्हारा नाम आमंत्रित किया था। इस नाते अगर सजा मिलनी है तो मुझे मिलेगी, तुम्हें नहीं। मैं अपने गुनाह को स्वीकार करती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं राजकुमार रणविजय और यहाँ उपस्थित बाकी लोगों से यह पूछना चाहती हूँ कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हर प्रतिभागी का खूबसूरत होना जरूरी है, जो कि लक्ष्मी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्या मुझे कोई बताएगा खूबसूरत होने का मतलब क्या है। क्या खूबसूरत होने का मतलब केवल चेहरे से खूबसूरत होना है या अंदरूनी खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती। क्या तन की सुंदरता मन की सुंदरता से ज्यादा मायने रखती है। अगर ऐसा है तो इस दुनिया में लोग भगवान श्री कृष्ण को क्यों पूजते हैं। भगवान शिव, भगवान राम, यह सब भी सांवले हैं। भगवान बजरंगी वानर मुखी क्यों हैं। क्या इंसान की महानता उसके मान सम्मान उसके चेहरे की खूबसूरती के मोहताज है। अगर ऐसा है तो सभी देवी देवताएं अपने रूप में क्यों नहीं जाने जाते, अपने अपने गुणों से क्यों जाने जाते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ लक्ष्मी ने किसी को भी नहीं बताया कि उसका रूप सुंदर नहीं है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। लक्ष्मी का मन सुंदर है। हाँ, यह बात अलग है, इसकी सुंदरता आँखों से नहीं दिखती और सुंदरता देखने के लिए मन की आंखें होनी चाहिए, जो कि शायद आप लोगों में नहीं है। अगर होती तो आज लक्ष्मी को आप लोगों की सफाई देने की आवश्यकता नहीं होती। बचपन से लेकर आज तक लक्ष्मी के चेहरे के कारण बहुत कुछ सुना जिसमें उसका कोई कसूर नहीं था। फिर भी ना जाने क्यों हर बार लोगों को उसे अपनी सफाई देनी पड़ती थी। लोगों के ताने सहने पड़ते थे। लोगों के तानों से हताश और निराश होकर उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। लेकिन क्या कोई मुझे बताएगा, लोगों के ताने किसी को इतना मजबूर कर देते हैं कि उसे अपने जीवन से ही नफरत हो जाती है। इंसान को देखने का नजरिया उसके रूप पर निर्भर करता है। जब मुझे लक्ष्मी के जीवन के बारे में पता चला, मैंने उसका श्रृंगार किया। उसके चेहरे पर बस थोड़े से दाग हैं जो आराम से ढके जा सकते हैं। वैसे भी यह प्रतियोगिता केवल रूप की नहीं गुणों की भी थी, जिसमें लक्ष्मी गुणों से भरपूर है और यह सब चीजें आप लोगों ने नहीं देखी। आप लोगों की नज़रों में यह धोखा हो सकता है, लेकिन मेरी नज़रों में नहीं है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, अगर रूप को दरकिनार करते हुए देवी देवताओं के गुणों को पूजा जा सकता है, तो इंसान को आम जिंदगी जीने का हक क्यों नहीं दिया जा सकता।
क्यों किसी इंसान को अपनी शारीरिक दुर्बलता और अवगुणों के कारण जीवन भर दूसरों की हंसी को झेलना पड़ता है। सिया की बातें सभी लोगों को अच्छी लगती हैं। वह लोग इस बारे में विचार करने लगते हैं। फिर वह लोग सिया से कहते हैं, तुम्हारी बातें बिल्कुल सही है, लेकिन हम नियम और कानून से बंधे हैं। यह एक खूबसूरती की प्रतियोगिता है और आमतौर पर खूबसूरती शरीर से ही देखी जाती है, जो कि लक्ष्मी तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मजबूरन उन्हें लक्ष्मी को इस प्रतियोगिता से निकालना होगा, लेकिन वह लोग लक्ष्मी को जेल जाने से बचा सकते हैं। फिर वह लोग राजकुमारी प्रतीक्षा से कहते हैं कि वह लक्ष्मी को छोड़ दे, लेकिन वह इस बातों से संतुष्ट नहीं थी कि लक्ष्मी और सिया को इस प्रतियोगिता से निकाला जा रहा है, जिससे कि वह शर्त जीत चुकी है। इसलिए ना चाहते हुए भी राजकुमारी प्रतीक्षा को लक्ष्मी को छोड़ना पड़ता है। जजों के फैसले को सुनकर लक्ष्मी और सिया बहुत निराश होते हैं। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी राजकुमारी प्रतीक्षा सिया को बीच में रोक लेती है और उसकी शर्त को पूरा करने के लिए कहती हैं, जो कि यह था कि सिया को राजकुमारी प्रतीक्षा की जूतियों को अपने सर पर रखकर घूमना होगा। यह सुनकर लक्ष्मी को बहुत गुस्सा आता है। वह राजकुमारी प्रतीक्षा को कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी सिया उसे रोक लेती है और उसे इशारा करती है कि वह कुछ न बोले, क्योंकि अब वह यह बात आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। इसलिए सिया राजकुमारी प्रतीक्षा की शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है। वह राजकुमारी प्रतीक्षा की जूतियों को उठाकर अपने सर पर रखने वाली होती है कि तभी रुक जाओ, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रतियोगिता का फैसला भी हुआ नहीं है। सिया को अपने पीछे से एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई देती है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो यह तो राजकुमार विक्रम है। उन्हें वहां देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाती है। राजकुमार विक्रम मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ आते हैं और सिया को मुस्कुराते हुए देखते हुए कहते हैं, लगता है मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ। राजकुमार विक्रम को देखकर राजकुमारी प्रतीक्षा बहुत खुश होती है और वह खुशी खुशी उनसे मिलने जाती है। राजकुमार विक्रम भी राजकुमारी प्रतीक्षा के विचारों से अच्छी तरीके से परिचित हैं। वह उनके अहंकार के बारे में सब जानते थे। फिर भी एक राजकुमार होने के नाते उन्हें राजकुमारी प्रतीक्षा से मुस्कुराकर बात करना पड़ता है। फिर वह सिया की तरफ देखते हुए कहती है, प्रतियोगिता का फैसला अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए तुम्हें इस प्रतियोगिता से जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक कि फैसला ना आ जाए, इसके बाद वह सभी लोग आपस में बातचीत करते हैं। फिर वह यह फैसला सुनाते हैं कि लक्ष्मी को इस प्रतियोगिता से नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि अब तक लक्ष्मी इस प्रतियोगिता में बनी हुई है। कुछ लोगों को विक्रम की बातें सही लगती हैं, इसलिए वह हामी भर लेते हैं। वैसे भी ज्यादातर लोग मन ही मन लक्ष्मी और सिया को सपोर्ट करते हैं, लेकिन राजकुमारी प्रतीक्षा के डर से वह लोग कुछ नहीं कह पाते। लेकिन राजकुमार विक्रम के कारण वह लोग उनका सपोर्ट करते हैं।